वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक वंस अगेन फिजिक्स होने वाला है क्लास 9-10 के लिए। एंड टुडेज टॉपिक विल बी ऑफ कोर्स साउंड। जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक साउंड। ओके, नाउ आज का हमारा एजेंडा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड तो आप लोग को याद होगा कि आप ही लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में, साउंड चैप्टर 8 में भी था। ठीक है, अब साउंड 8 में भी था तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पढ़े होंगे। तो आप लोग वहाँ पे 3 टर्म देखे होंगे, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टिम्बर। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टिम्बर। क्लास 8 के बच्चे याद आया? अगर देख रहे हो तो बाकी है 9th, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टिम्बर। ठीक है, अभी वाले बुक में, एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के अंडर 3 चीजें पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें क्या है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है और तीसरा टिम्बर नहीं है, तीसरा स्पीड लिख के दे दिया है। समझो बात को, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सेम एंड स्पीड को रिप्लेस कर दिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि स्पीड और टिम्बर सेम है, नहीं, दोनों अलग चीज है। टिम्बर बताऊंगा मैं अभी क्या है, स्पीड वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग जान गए कि कंप्रेशन रीजन एंड रेयरफैक्शन रीजन। कंप्रेशन रीजन वहाँ है जहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, नज़दीक है, मतलब नंबर डेंसिटी ज़्यादा, मतलब नंबर डेंसिटी ज़्यादा। रेयरफैक्शन रीजन क्या हो गया, जहाँ नंबर डेंसिटी कम। ठीक है, तो अब डेंसिटी को डिस्टेंस से कैसे, डेंसिटी और डिस्टेंस के ग्राफ से कैसे हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले वो देखेंगे। उसके बाद पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद फिर ये तीनों को फिर से समझेंगे। ठीक है, नाउ CR ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन वाला रीजन हो गया। इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वेव प्रोपगेट भी इसी तरह करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म, साउंड वेव प्रोपगेट भी इसी तरह करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में, थ्रू कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ऑलरेडी देख चुके हैं। जहां नंबर डेंसिटी ज्यादा है मॉलिक्यूल्स का, उस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रीजन। जहां नंबर डेंसिटी कम है, मतलब ये लाइन ऑफ सेपरेशन ज़्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर है, मतलब पार्टिकुलर वॉल्यूम में डेंसिटी अगर हम निकालेंगे तो कम निकलेगा, तो उस रीजन को रेयरफैक्शन बोले। ठीक है, अभी समझो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं और यहाँ पे लिखूं डेंसिटी, ठीक है, और यहाँ लिख दूं पोजीशन, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये भी साइन वेव का फॉर्म में, साइन कोसाइन वेव का फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अगर आप लोग देखोगे तो इसको ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किए हैं, ओरिजिन मेरा यहाँ है, इसके पीछे का अपना अलग रीजन है, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स हम यहाँ पे समझाने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बट इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर पोजीशन और टाइम वाला ग्राफ रहता, जो कि आप लोग 8 में भी पढ़े थे और अभी भी जानोगे और उसके पीछे का रीजन भी जानोगे। ठीक है, वो क्या था सर, वो ये था बच्चे कि इसमें क्या था सर, पोजीशन टाइम, इसमें ओरिजिन से था। ठीक है, ऐसे ही था ना। अब यहां पे क्या था सर, ये ओरिजिन, और ये क्या बता रहा था, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझो मान लो, इमेजिन करो कि यहाँ एक पेंडुलम है, सस्पेंडेड है। ठीक है, मेन पोजीशन है ना MP, और ये एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मान लो ये यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, मतलब साउंड क्रिएट करेगा ना, वाइब्रेशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, तो साउंड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखोगे तो क्या, इसका जो पार्टिकल, इसका जो ऑब्जेक्ट है, पेंडुलम है, ये अपने मेन पोजीशन से लेफ्ट
फिर मीन पोजीशन राइट, फिर मीन पोजीशन, फिर लेफ्ट, फिर मीन पोजीशन, फिर राइट, इस तरह करके ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अभी समझना, यहां से ये जो इधर गया लेफ्ट के लिए यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यस और नो, यस सर। फिर वापस आएगा, मतलब फिर ये कहाँ आ गया, मीन पोजीशन में आ गया। ठीक, फिर यहां से ये राइट गया, राइट एक्सट्रीम, फिर कहाँ आ गया, मीन पोजीशन में आ गया। ठीक है, मतलब अपना मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रीच करने के बाद वापस मीन पोजीशन में गिरेगा, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रीच करेगा। ठीक है, इसी चीज को अगर हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दे समय के साथ, तो यही चीज नहीं होगा। ये ओरिजिन मान लो मीन पोजीशन है, ओरिजिन क्या है, मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से जितना एक्सट्रीम लेफ्ट पे गया और जितना एक्सट्रीम राइट पे गया, इनमें से एक को साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव मानो, एक को नेगेटिव मानो। ठीक है, तो सर मीन पोजीशन से देखिए मैक्सिमम यहां तक गया। ठीक है, तो गया गया, ठीक है, उसके बाद फिर सर वापस भी आ रहा मीन पोजीशन में, तो यहां से डाउनफॉल हो गया, मीन पोजीशन में वापस आ गया। फिर ये मीन पोजीशन में वापस आने के बाद फिर ये उठा नेगेटिव डायरेक्शन में यहां तक, फिर ये वापस मीन पोजीशन में चला गया। इसी तरह करके ये कंटिन्यू हुआ। समझने वाली बात इसमें क्या है, पहला जो हम समझेंगे एम्पलीट्यूड, वो क्या है सर, कि सर मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा ना ऑब्जेक्ट, वही क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। दोनों साइड में ग्राफिकली हम देख सकते हैं, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, यही मेरा क्या है, ए है, यही मेरा क्या है, ए है, एम्पलीट्यूड। अभी समझना ये क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट ना, मतलब इसको क्या चीज में मेजर कर रहे हैं, मीटर में मेजर कर रहे हैं, लेंथ है ये, तो एम्पलीट्यूड भी क्या में मेजर होगा, मीटर में। फिर से रिपीट कर दूं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद क्या है इसके बारे में, इट्स यूनिट विल बी मीटर, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ मीटर। ठीक है, उसके बाद ग्राफ में एम्पलीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होगा, एक ग्राफ बनाना है, साइन वेव का ग्राफ, रीजन बताएं, मीन पोजीशन से शुरुआत करना है, मैक्सिमम एक्सट्रीम, मिनिमम एक्सट्रीम रिप्रेजेंट करके ये जो ऐसे लाइन दोगे, यही क्या होगा, एम्पलीट्यूड, यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड। समझ गए, पहला खत्म। अब समझना, अब एम्पलीट्यूड आ गए हैं, तो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो यहां पे खत्म करके जाएंगे। एम्पलीट्यूड जिस तरह से साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है, उसी तरह से लाउडनेस वाइब्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। क्या, लाउडनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन। अब ये होता क्या है सर, लाउडनेस बताता है कि कोई भी साउंड कितना वीक या कितना स्ट्रांग है। ठीक है, कोई भी वाइब्रेशन कितना वीक या कितना स्ट्रांग है। जैसे एम्पलीट्यूड क्या बताएगा, कोई भी साउंड कितना वीक या स्ट्रांग है, उसी तरह लाउडनेस क्या बताता है, कोई भी वाइब्रेशन कितना वीक या फिर स्ट्रांग है। बात को समझना, लाउडनेस क्या बता रहा है सर, कोई भी वाइब्रेशन कितना वीक और स्ट्रांग है। एम्पलीट्यूड क्या बता रहा है, कोई भी साउंड कितना वीक और स्ट्रांग है। ठीक है, एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन देख लिए। अब ये लाउडनेस क्या है सर, लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर लाउडनेस है, इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। समझे, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, एम्पलीट्यूड फिनिश। अब ग्राफिकली हमको कुछ बताना है एम्पलीट्यूड पे, वो हम बताते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा, देखो, अरे यार देखो, क्या बोले हम कि लाउडनेस प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी दो साउंड को कंपेयर हम कर रहे हैं और देखेंगे अगर एम्पलीट्यूड को, तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से पता चलेगा कि अगर सेम पोजीशन में है तो एम्पलीट्यूड सेम है,
सेम पोजीशन में नहीं है तो एम्पलीट्यूड अलग अलग है, उसी तरह लाउडनेस भी। लेकिन अगर हम देखें कि कोई साउंड है, ठीक है, इसको जिसका कि लाउडनेस L है, L1 इज L एंड A1 इज A, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर ग्राफ में तो ऐसे करेंगे, रिप्रेजेंट करा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बोल दिए A, ठीक, ओरिजिन। अब यही साउंड का क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भैया एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ा दिए, नाउ A2 इज ट्वाइस A1, कोई दिक्कत, A2 क्या है, ट्वाइस A1, A2 क्या है, ट्वाइस A1। तो बच्चे अभी इसके हिसाब से लाउडनेस क्या होगा, इसके हिसाब से लाउडनेस क्या होगा कि सर वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब L2 क्या हो जाएगा, 2A2, 2 L2 क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर, मीनिंग ट्वाइस A1 का स्क्वायर, मीनिंग 4 टाइम्स A1, मीनिंग अब 4 टाइम्स A1 है मतलब L2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स A1 मतलब 4A, 4 गुना बढ़ेगा। अब इसको अगर हमको डायग्राम में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, मतलब ये जो हाइट है इसको बढ़ा देना है, समझे। सो यही था तुम्हारा पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज एम्पलीट्यूड और उससे रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। अब हम लोग को जानना है फ्रीक्वेंसी। क्या है भैया फ्रीक्वेंसी, क्या है भैया फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी, देखो टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ। तो अभी तुमको पता है ना बाबू, एक ऑसिलेशन कब बोलेंगे, जब अपना मेन पोजीशन से लेफ्ट टॉप यहाँ चला गया, फिर वापस आया, फिर मेन पोजीशन पे आ गया, फिर राइट गया, फिर मेन पोजीशन पे आ गया, तब यहाँ, मतलब एक ऑसिलेशन तब बोलेंगे जब ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ कंप्लीट होगा। इज इट क्लियर, यस सर। तो इसका मतलब इस डायग्राम में अगर हम बोले तो यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन, फिर यहाँ 2 ऑसिलेशन, फिर 3 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन, 4 कंप्लीट ऑसिलेशन हम दिखाए हैं यहाँ पे, समझे। तो सर एक सेकेंड में कुछ ऑसिलेशन करता होगा, सर एक सेकंड में हो सकता है आधा ऑसिलेशन करता होगा, एक सेकंड में हो सकता है 2 ऑसिलेशन करता होगा, एक सेकंड में हो सकता है 1 ऑसिलेशन करता होगा, एक सेकंड में हो सकता है 5 ऑसिलेशन करता होगा। मान लो कुछ ऑसिलेशन करता होगा, मान लेते हैं n ऑसिलेशन करता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, OS, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। अब सर और क्या जानना है इसके बारे में, फ्रीक्वेंसी है ना, एम्पलीट्यूड में याद करो कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट किए, सर A से, तो फ्रीक्वेंसी को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, F से, क्या से, F से। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, है ना, ठीक है। अब अगर तुमको मैं बोलूं कि बच्चा हमको टाइम दिया हुआ है कि 1 मिनट में 50 ऑसिलेशन कर रहा है, 1 मिनट में 50 ऑसिलेशन, ठीक है, इन 1 मिनट 50 ऑसिलेशन, ठीक है, 1 मिनट में कितना, 50 ऑसिलेशन, मतलब बोल सकते हैं 60 सेकेंड में 50 ऑसिलेशन, मतलब बोल सकते हैं 1 सेकेंड में 50/60 ऑसिलेशन, है ना।
अगर मैं अब इस इंफॉर्मेशन के द्वारा फ्रीक्वेंसी बताऊं तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होगा वही ना, मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर 50/60। कोई दिक्कत नहीं। अभी समझना बच्चे, इसी को मैं इतना नहीं करता और डायरेक्ट हम इस फार्मूला से तो ये अब तो पता चल गया, लेकिन अगर हम इस फार्मूला को अगर हम तुमको बोले कि ऐसे लिखो, F बराबर नंबर ऑफ ऑसिलेशन है ना, यहाँ पे रहने दो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, 1 सेकंड की जगह टाइम पीरियड लिख दो, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड जितना भी है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा। अगर हमको 1 घंटा का नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया है, 1 सेकंड का नहीं निकाल लेंगे हम यूनिटरी मेथड डिवाइड करके, तो वही चीज ना है। अब यहाँ F लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना 50 बोले थे, 50 कितना में 1 मिनट में, तो 1 मिनट की जगह क्या लिखेंगे 60। अब यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। यहाँ पे भी 50/60 आया, यूनिटरी मेथड से भी 50/60 आया। मतलब ये तो सर मेरा डेफिनेशन के हिसाब से है, लेकिन एक्चुअली हम इस फॉर्मूला को इस तरह से फैब्रिकेट कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। इसी से क्या फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, F = N/T, F = N/T। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अभी समझना बच्चे, अभी इसको याद रखोगे, ये फ्रीक्वेंसी बराबर N/T मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल समझना, यहाँ टाइम इंटरवल लिखे हैं, ठीक है, टाइम इंटरवल इसको करो। अभी हम समझाएंगे कि क्यों, ठीक है, टाइम इंटरवल। अभी समझना, एक और टर्म आता है टाइम पीरियड। क्या टर्म आता है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब ये कैसे रिलेट करता है, सो देखना समझना। पता है ना कि ये ऑसिलेशन हो रहा है, ये ऑसिलेशन हो रहा है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ खत्म हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो बाबू एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में भी तो कुछ समय लगता होगा। आप सर हमको बताएं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि बाबू एक ऑसिलेशन करने में जो समय लगता होगा, एक ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो समय लगता होगा, उस समय को भी कुछ बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। अभी समझना सर, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगा तो टी हो गया, कैपिटल टी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल टी से। तो इसी फॉर्मूला में अगर हम टाइम इंटरवल को टी कर दें, कैपिटल टी, ठीक है, और एन को कितना करना पड़ेगा फिर, तो सर जब फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी एफ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अभी हम पूछेंगे तुमसे। पहले टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल को क्या लिख दिया, टी। देखो बच्चा, टी क्या है, टाइम पीरियड, मतलब कितना ऑसिलेशन करेगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो एन क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो एन को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या बन जाएगा, 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो F बराबर 1/T, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो F बराबर N/T, मतलब टाइम इंटरवल, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, क्लैरिटी हुआ। अब तीसरा टॉपिक आता है स्पीड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इससे रिलेटेड जो मेरे को बताना होगा, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड पिच, पिच, ठीक है। जैसे एम्पलीट्यूड से रिलेटेड था ना लाउडनेस, उसी तरह फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड पिच है। तो पिच क्या होता है, कितना कोई भी साउंड कितना श्रिल हो या कितना डीप हो, समझे, मतलब कितना हाई हो या फिर कितना लो हो, ठीक है। तो श्रिल और डीप, ठीक है, ये बताता है। जैसे महिलाओं का आवाज, लड़कियों का आवाज, बच्चियों का आवाज, बच्चा का आवाज काफी श्रिलर सुनाई देता है। तो वही जो प्रॉपर्टी है, जो उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पिच इज द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड या फिर वाइब्रेशन। जैसे फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, साउंड का, फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, उसी तरह से पिच किसका कैरेक्टरिस्टिक है, वाइब्रेशन का। पिच किसका कैरेक्टरिस्टिक है, वाइब्रेशन का। तो पिच क्या दर्शाता है कि कोई भी वाइब्रेशन कितना
हाई या कितना लो, मतलब कितना श्रिल या कितना डीप जाएगा, ठीक है। अब समझना कि सर पिच और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसा रहेगा। सर पिच एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच। अनलाइक एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड क्या था, लाउडनेस के सेंस में लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन पिच और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिलेशन पर शेयर करता है, कोई स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पीड है, उसको खत्म करेंगे क्योंकि लाइट हमको लगता है कटने वाला है। तीसरा क्या है सर, तीसरा है स्पीड। तुम इन जनरल स्पीड के बारे में क्या जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही जानते हो ना। क्या है, इसको जल्दी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो दो ग्राफ हम तुम लोग को बताए ना, एक क्या, एक डेंसिटी का पोजीशन के साथ, दूसरा पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ। स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो ग्राफ का यूज करेंगे वो ग्राफ है हमारा डेंसिटी टू पोजीशन। तो इधर डेंसिटी, इधर पोजीशन, ठीक है। तो सर इसका ग्राफ ओरिजिन से नहीं लेंगे, इसका ग्राफ ऊपर या नीचे से लेंगे, ठीक है। अब क्या कि सर जब डिस्प्लेसमेंट कर रहा था तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला एक पॉइंट रीच कर रहा था ना जी, ठीक है, कोई नहीं। देखो अब क्या देखो स्पीड के लिए, ठीक है, ये ग्राफ हो गया डेंसिटी एंड पोजीशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर एक पीक पॉइंट यहां मिल रहा है सर हमको, एक पीक यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस पीक को बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और इस पीक को हम लोग बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ। अभी देखो इसमें पोजीशन इधर है ना, मतलब इधर वाला यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक नया टर्म आता है यहां पे, वेवलेंथ। वेव है ना, तो वेव का लंबाई लेंथ हो गया, वेवलेंथ हो गया। अभी क्रस्ट ट्रफ, तो ये भी ट्रफ होगा सर, ये भी क्रेस्ट होगा सर, ये भी क्रेस्ट होगा सर, ये भी क्रेस्ट होगा, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, दो लगातार क्रेस्ट का जो दूरी है 100 या फिर दो लगातार ट्रफ का दूरी है 100। अगर हम मान लो ये पॉइंट अगर माने एक, दूसरा ये, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव हो गया, तो ये जो दूरी है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कौन सा, लैम्डा। कौन सा सिंबल, लैम्डा, ठीक है। उसी तरह से सर नीचे भी हो सकता है ना, तो नीचे दो सक्सेसिव ट्रफ ले लो, एक ये एक ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा होगा, ठीक है। अगेन बोलूंगा मैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। अब वेवलेंथ हो गया, क्या चीज में रिप्रेजेंट करेंगे सर, मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा मेरे दिमाग में अचानक से याद आया कि हम फ्रीक्वेंसी वाले में तुमको यूनिट नहीं बताया जी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या था सर, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 का तो कोई यूनिट नहीं होता है, टी का यूनिट होता है ना, मतलब सर 1/सेकेंड, मतलब सर सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट तो कायदे से फ्रीक्वेंसी का सेकेंड इनवर्स होगा, और इसी सेकेंड इनवर्स को टू गिव मेरिट और क्रेडिट टू देयर इट्स डिस्कवरर, इस जो भी थ्योरी दिए हैं उनको क्रेडिट देने के लिए, मेरिट देने के लिए, रिकॉग्निशन करने के लिए सेकेंड इनवर्स को फ्रीक्वेंसी का यूनिट ना बोल के क्या बोला गया है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया, हर्ज। तो जो रिनॉन्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे उनको क्रेडिट देने के लिए, ठीक है। तो 1 हर्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू हर्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं भूल गया था, अभी याद आया अचानक से तो मैं बता दिया। अब यहाँ वेवलेंथ क्या है सर, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड टू सक्सेसिव ट्रफ। अब तुम खुद ही सोचो तो, अगर मैं दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ का बात करूं तो सर अगर मैं यहां से शुरू करूं तो यहां मान लेते हैं एक इसको मान लो ओरिजिन, सर ओरिजिन से शुरू हुआ, फिर मैक्सिमम गया, फिर ओरिजिन पे आया, फिर मैक्सिमम गया, फिर ओरिजिन पे आ गया। इस तरह से कह सकते हैं कि नहीं, देखो हाफ हाफ 1, फिर हाफ हाफ 1। देखो जैसे हम लोग बनाते थे ना जी, जब तुमको हम बना के इस तरह से करते थे तो यहाँ तक में एक 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 आता था ना, तो सर इसको अगर हम बांटे तो सर 1 हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ एंड फोर्थ हाफ, 4 हाफ मिला के एक ऑसिलेशन होता था कंप्लीट। उसी तरह यहाँ पे भी देखो, अगर हम इसको मिला दें, 1 1 2
3 4 है ना। मतलब सर वेवलेंथ जिसको हम बोल रहे हैं, अगर उसके अंतर्गत अगर हम टाइम निकालें, टाइम इंटरवल, तो वो टाइम इंटरवल क्या होगा, वो टाइम इंटरवल टाइम पीरियड होगा। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक एक ही ऑसिलेशन का बात हम कर रहे हैं ना, है ना, टेक्निकली एक ही ऑसिलेशन का बात कर रहे हैं। तो सर वेवलेंथ हो गया मेरा लैम्डा, और इससे एसोसिएटेड टाइम इंटरवल कितना हो गया, टी सर, टाइम पीरियड हो गया वो, कैपिटल टी। तो अब अगर मैं देखूं कि फॉर्मूला स्पीड क्या होता है, सर कुछ नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अगर मेरा लैम्डा है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। अब इसी को आगे अगर बढ़ाऊं मैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखो पहले मिटाने दो हमको। क्या हो गया, क्लियरली स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। दिस इंप्लाई, अब स्पीड को सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पीड का सिंबल है यहाँ पे भी, क्या है, भी, भी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 स्पीड से एसोसिएटेड फॉर्मूला, यही तुम्हारा 3 चीज़ पढ़ना था जी। सबसे पहले एम्पलीट्यूड जिससे रिलेटेड लाउडनेस पढ़ा दिए, उसके बाद दूसरा पढ़े हम लोग फ्रीक्वेंसी जिससे रिलेटेड पिच पढ़ा दिए, तीसरा पढ़े हम लोग स्पीड, स्पीड से रिलेटेड कुछ नहीं। अब हो गया कहानी खत्म, यही था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ग्राफ से रिलेटेड एक दिन लेक्चर ले लेंगे कि अलग अलग ग्राफ कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट होगा, इस स्पीड ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा, सब एक दिन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी मुझे स्कूल निकलना है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर एंड कीप सपोर्टिंग, एंड 9th 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करोगे, बाय बाय।